राइज एंड फॉल ऑफ पतंजलि। पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पतंजलि ने किस तरह खुद की मार्केटिंग की थी, कैसे वो घर घर तक पहुंचा। ये वो फैक्टर्स है जो कि पतंजलि की असली कहानी बताने का काम भी करते हैं। पतंजलि जो कि एक स्वदेशी कंपनी है जिसने कुछ सालों के लॉन्च के बाद ही एफएमसीजी सेक्टर में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, आलम यह था कि 2016 से 17 तक के बीच में 10,000 करोड़ का मुनाफा किया पतंजलि ने, तथा ऐसी क्रांति दर्ज की गई कि दूसरी बड़ी कंपनियां डर गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि मार्केट में उनकी मोनोपोली खत्म होने जा रही है। लेकिन ये पतंजलि के अच्छे दिन थे। अब स्थिति बदल गई है। चर्चा तो आज भी हो रही है, लेकिन सिर्फ गलत कारणों की वजह से। वाई पतंजलि इज फेसिंग इश्यूज नाउ। हाल ही में पतंजलि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि जो बाबा रामदेव से लेकर आचार्य बालकृष्ण की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा देगा। असल में पतंजलि अपनी कुछ आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर दावा करती है कि उससे कई बीमारियां ठीक हो सकती है। अब दावे तक तो ठीक है, लेकिन पतंजलि ने एक तरह से ही उन बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने की बात कहती। इसके साथ साथ एलोपैथी की दवाइयों को लेकर भी मिसलीडिंग इन्फो साझा की। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अदालत ने ऐसे सभी विज्ञापनों पर बैन लगा दिया गया। अभी विवाद अपनी जगह है, लेकिन पतंजलि ने अपनी तरफ से भी आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर पतंजलि के ग्राफ ऊपर से नीचे कैसे आता चला गया। जिस ब्रांड पर लोगों ने आंख बंद कर भरोसा किया, वो आज इस तरह से अदालत के निशाने पर क्यों खड़ा है। अब पतंजलि के इस डाउनफॉल का विश्लेषण जरूरी है। उसकी रणनीति, उसका टॉप तक पहुंचना समझना पड़ेगा। ये जानना जरूरी है कि आखिर पतंजलि ने किस तरह खुद की मार्केटिंग की, कैसे वो घर घर तक पहुंचा। ये वो फैक्टर है जो पतंजलि की गिरावट की असल कहानी भी बताने का काम करते हैं। स्टार्ट ऑफ पतंजलि एंड बाबा रामदेव फैक्टर। पतंजलि की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। उसका पूरा नाम पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड रखा गया। अब कहा जा सकता है कि जिस समय पतंजलि ने खुद को लॉन्च किया, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, आईटीसी जैसी कंपनियां पहले से ही मैदान में जमी थी। ग्राहकों के माइंडसेट से समझा जाए तो आयुर्वेद का जब भी जिक्र होता था, डाबर जैसी कंपनियां सबसे पहले दिमाग में आती थी। लेकिन उस समय आयुर्वेद और योग की पहचान एक शख्स और था, योग गुरु बाबा रामदेव, जो कि हमेशा से इतने लोकप्रिय नहीं थे। योग तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन वो घर घर तक नहीं पहुंचाता। लेकिन तब साल 2000 के बाद आस्था चैनल ने बाबा रामदेव को सबसे बड़ा मौका दिया। उनके योग के कार्यक्रम का प्रसारण होने लगा और देखते देखते योग की पहचान बाबा रामदेव बन गई। हर घर में योग हुआ तो बाबा रामदेव का जिक्र होने लगा। यानी कि पतंजलि की असल लॉन्चिंग से पहले ही बहुत बड़ी मार्केटिंग हो चुकी थी। लोगों की आस्था बाबा रामदेव को लेकर जो बनी थी, उसका इस्तेमाल ही आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए होने वाला था। राइज ऑफ पतंजलि। साल 2006 में जब खुद को लॉन्च करने के कुछ साल बाद ही पूरे देश में पतंजलि का डंका बजने लगा था। पहला बड़ा गेम चेंजर तब देखने को मिला जब कंपनी ने 2015 में फ्यूचर ग्रुप के साथ टाई अप किया। ये गठजोड़ इतने फायदेमंद रहा कि पतंजलि के सामान 250 सिटी तक अपनी पहुंच बना सके। इसके ऊपर बिग बाजार में उसका हर ब्रांड बिकने लगा। इसके साथ साथ पतंजलि ने अगले कुछ साल रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो एक के बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता, नई कैटेगरी बनाता रहा। उससे मुनाफा भी जबरदस्त हुआ। यह बात 2014 से लेकर 2018 तक की, यानी 4 साल जब पतंजलि शिखर पर था। तो आइए अब जानते हैं पतंजलि के डाउनफॉल की कहानी। अब पतंजलि के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन फिर कुछ विवादों ने, गुणवत्ता ने कंपनी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। ये समझने वाली बात है कि पतंजलि क्योंकि ब्रांडेड हाउस मॉडल का ही इस्तेमाल करता है, ऐसे में एक प्रोडक्ट में कमी पूरी कंपनी को बदनाम करने लगी। उदाहरण के लिए अगर पतंजलि के साबुन में कोई कमी देखी गई तो पूरे सवाल पूरे ब्रांड पर ही उठ गया। पतंजलि के साथ एक बड़ी समस्या ये भी रही कि वो अपनी ही ग्रोथ के मुताबिक डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर पाया। उसने एक तगड़ी जंप तो ले ली, लेकिन उस जंप के साथ जब और ज़्यादा स्केल करने की जिम्मेदारी आई, कंपनी वहीं फंस गई। हर बड़ी कंपनी को समय के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है जिससे उसके प्रोडक्ट से ही बढ़ती डिमांड को समय रहता पूरा किया जा सके। लेकिन ये काम पतंजलि नहीं कर पाया। उसकी बैक हैंड टेक्नोलॉजी, मैन पावर इतनी नहीं थी कि वो अपनी ग्रोथ को मैच कर पाया। तो हैंस पतंजलि अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगा। तो अब जानते हैं दोस्तों, इस क्राइसिस से उभरने के लिए पतंजलि को क्या करना होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सुप्रीम कोर्ट का हाल में आया आदेश ही है, जहां 2 टूक कहा गया है कि अगर पतंजलि ने फर्जी क्लेम देने बंद नहीं किए तो उस पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। एक कंपनी के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है जब सर्वोच्च अदालत उसके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठा दे। अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने पतंजलि को नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बनाने का सपना नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर उसे साकार करना है तो पुरानी गलतियों से सीखना होगा, फिजूल के विवादों से दूर रहना होगा और उसे अपने स्टार प्रोडक्ट्स को ही फिर से ग्राहकों के बीच में रिमार्केट करना पड़ेगा।